नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 11 का जो तीसरा टॉपिक है इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। भाग है 3। मैंने आपको भारतीय संविधान के 4 कार्यों के बारे में बताया था। ठीक है, आज हम संविधान का समर्थ बनाने वाले प्रावधान कौन कौन से हैं, मतलब जो हमारे संविधान को सक्षम बनाते हैं, संपूर्ण तरह कार्य करने के लिए अच्छे योगदान देते हैं, वो कौन कौन से प्रावधान है इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे ये देखो, एक छोटा सा टॉपिक दे रखा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है बच्चों, राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है ये कहाँ से लिए गए हैं, कौन सा अनुच्छेद है, किस तरह से हैं। यदि हम थोड़ा सा संक्षिप्त में इसको देखते हैं तो सीधे सीधे ये कहता है कि राज्य के अंदर जो भी कार्य किए जाते हैं उन कार्यों के विकास के लिए, ठीक है, मतलब राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व है वो सरकार से लोगों की कुछ आकांक्षाएं पूरी करने की अपेक्षा रहती है। अर्थात लोग होते हैं वो चाहते हैं कि सरकार हमारे लिए कुछ सुविधाएं प्रदान करे, कुछ अच्छा कार्य करे। तो इनको देखते हुए प्रत्येक राज्य के अंदर कुछ नियम और कानून बनाए गए। उन कानूनों के तहत राज्य के नीति निर्देशक तत्व है वो कार्य करते हैं। ठीक है, ये भाग 4 के अंदर है और अनुच्छेद है वो 36 से 51 के अंदर है। और जो ये अपना भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान के अंदर जो नीति निर्देशक तत्व है वो कहाँ से लिए गए हैं, वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, संविधान की जो अच्छी बातें हैं वो लिखने में कहा जाता है, लेकिन ऐसी ऊंची आकांक्षाएं, मतलब जो ऊंची इच्छाएं होती है, लक्ष्य लिखने का मतलब क्या है, यदि वे लोग अपने जीवन को महत्व को अच्छा बनाए, ठीक है, उसका विकास करें तो बदले, मतलब लोगों का जीवन है वो बदलेगा। ठीक है बच्चों, इसलिए राज्य की तरफ से हमें कुछ सुविधाएं दी जाती है, कुछ कार्य किए जाते हैं राज्य की तरफ से। तो ये कार्य कौन करता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व करते हैं। अब यदि यहाँ चलें तो वो कहता है कि संविधान में शक्तियाँ हैं। ठीक है, संविधान सरकार की शक्तियों को नियंत्रण करने, नियमों और कानूनों का नाम ही नहीं है, बल्कि सरकार को ऐसी शक्तियाँ भी देता है जिससे वे समाज के अंदर सामूहिक रूप से भलाई का कार्य कर सके, समूह के रूप में भलाई का कार्य कर सके। जैसे सरकारी हॉस्पिटल है, या फिर विद्यालय है, या सार्वजनिक स्थानगृह है, या फिर अन्य जो भी विकास की योजनाएं बनाते हैं, आजीविका मिशन योजना, वो सिर्फ एक जगह के लिए नहीं है, वो संपूर्ण भारत के अंदर उसका विकास लोगों को उच्च से उच्च मतलब पहुंच सके। तो इसलिए वो कहता है कि सामूहिक भलाई के लिए जो कार्य किया जाता है, ऐसे कार्यों का जो प्रावधान है वो क्या है, संविधान के अंदर आता है। अब यदि दक्षिण अफ्रीका का बात करें तो दक्षिण अफ्रीका का संविधान सरकार को अनेक उत्तरदायित्वों को सौंपता है। ठीक है, जैसे सरकार को पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए जो अन्यायपूर्ण भेदभाव है गोरे और काले के अंदर है, तो ऐसे व्यक्तियों को, समूह को बचाने का प्रयास करने के लिए कदम उठाए गए। यही प्रावधान है वो सरकार ने धीरे धीरे आगे विकास के लिए भी क्या है, प्रावधान है का दिया गया है। अब है वहाँ के आवास का, सुविधा का, स्वास्थ्य सुविधा का, इस प्रकार से। ठीक है, ये तो मैंने आयरलैंड बता दिया भी। अब है इंडोनेशिया की सरकार की जिम्मेदारी दें, तो इंडोनेशिया की सरकार भी इसी प्रकार, जैसे राष्ट्रीय शिक्षा की व्यवस्था बनाए रखना, उनका संचालन करना। वहाँ के संविधान में यह सुनिश्चित करता है कि सरकार गरीब और अनाथ बच्चों की क्या करे, देखभाल करे। ये देखो बहुत अच्छी बात कही है, एक तो गरीब और अनाथ बच्चों की क्या करे, देखभाल करे, और राष्ट्रीय शिक्षा की बात करता है। ठीक है, उधर इसी प्रकार मतलब जो अपने दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो वो कहता है कि स्वास्थ्य से संबंधित होता है, पर्यावरण से संबंधित हो गए, और जो काले और गोरे की जो भेदभावना थी ना उसके अंदर हो गए। ठीक है बच्चों, अब ये क्या कहता है कि जो राष्ट्र की बुनियादी पहचान क्या है, अपनी जो पहचान है, व्यक्ति की पहचान है या राष्ट्र की पहचान है, तो वो किससे संबंधित होती है,
ठीक है। अब मैं ये पूछूं कि आपकी पहचान क्या है, तो आप कहोगे कि दीदी हम नवीन स्कूल में पढ़ते हैं। कौन सी क्लास में? तो हम 12वीं क्लास में पढ़ते हैं। तो आप मतलब एक पहचान है। कहाँ रहते हो? सूरतगढ़ में रहते हैं। कहाँ रहते हो? गंगानगर रहते हैं। तो इसी प्रकार हमारे भारत की भी एक क्या है? पहचान है। ठीक है। आखिरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संविधान किसी समाज या बुनियादी मतलब पहचान होती है। संविधान क्या है? किसी भी देश की पहचान है संविधान। यदि आपको किसी देश के बारे में पता लगाना है तो आप सिंपल सी बात में मैं ये कहूँगी कि उस देश का आप संविधान पढ़ लो। ठीक है। जैसे आप चाहते हो कि मैं अमेरिका के बारे में पता लगाऊं कि अमेरिका में क्या चीज़ है, किस प्रकार से राष्ट्रपति बनते हैं, किस प्रकार से प्रधानमंत्री बनते हैं, तो आप वहाँ का संविधान पढ़ो। वहाँ पर कानून कैसे हैं। तो वहाँ यदि आप ये कहोगे कि दीदी मैं भारत के बारे में जानना चाहती हूँ कि भारत में ये मंत्री, लोकसभा, राज्यसभा, संसद ये किस प्रकार से चुने जाते हैं, समझ आई बच्चों। तो हम जब इसके संविधान के बारे में पढ़ेंगे तो समझ लो कि हमने उसके देश के बारे में पढ़ लिया। ठीक है। ये कहता है कि इसका अर्थ यह है कि संविधान के माध्यम से किसी भी समाज की एक सामूहिक इकाई के रूप में पहचान होती है। इस सामूहिक पहचान को बनाने के लिए हमें इस संबंध में बुनियादी नियमों, ठीक है, नियमों से क्या होना पड़ता है? सहमत होना पड़ता है कि हम पर शासन कैसे होगा। मतलब हम जो खुद है हम क्या दे रहे हैं। हमने भारत की प्रस्तावना पढ़ी थी। प्रस्तावना में एंड में 2-3 शब्द लिखे हुए हैं कि एतत् अंगीकृत करते हैं। हम इस संविधान को क्या कर रहे हैं? आत्मा अर्पित करते हैं ना। तो वही बात इसमें कह रहे हैं कि हम पर शासन कैसे होगा, शासितों में कौन कौन से लोग होंगे। संविधान बनने से पहले हमारी अन्य अनेक प्रकार की पहचान और जो हमारी अस्मिताएं होती है, तो ये क्या है? ठीक है। बुनियादी नियम, सिद्धांत, इसकी मूलभूत जो राजनीतिक पहचान है वो क्या है? दूसरा, संवैधानिक नियम हमें एक ऐसा जो विशाल, ठीक है, विशाल क्या बना रहा है कि एक तरह से विशाल पहचान बना रहा है, ढांचा प्रदान कर रहा है। इसके अंतर्गत व्यक्ति अपनी आकांक्षाएं मतलब इच्छाएं, लक्ष्य और स्वतंत्रता का प्रयोग करता है। तो संविधान आधिकारिक बंधन लगाकर यह तय कर देता है कि कोई क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। संविधान हमें एक नैतिक पहचान देता है। बहुत अच्छी बात कही है बच्चों। कहता है कि व्यक्ति की आकांक्षा, लक्ष्य और उन्हें स्वतंत्रता का प्रयोग करने का महत्व बताता है। इसके साथ ही यह कहता है कि हमें किस प्रकार से बंधन करना है और किस प्रकार से हमें स्वतंत्रता प्रदान हो सकती है। संविधान एक नैतिक पहचान भी देता है। मतलब हम किस प्रकार से दूसरों की सहायता कर सकते हैं, दूसरों की मतलब स्वतंत्रता का हनन नहीं कर सकते, बड़े बुजुर्गों का किस प्रकार सम्मान कर सकते हैं। तो ये सारी बातें हमें किस में दी गई है? राष्ट्रीय नैतिक कर्तव्य के अंदर भी दिया गया है। ठीक है बच्चों। तो तीसरा कौन सा टॉपिक आ गया? तीसरा और अंतिम शब्द ये आ गया है कि शायद ये संभव हो सकता है कि अनेक बुनियादी राजनीतिक और नैतिक जो नियम है वो विश्व के सभी प्रकार के संविधानों में स्वीकार किए गए। अपना भारत ही नहीं बल्कि विश्व के बहुत सारे ऐसे देश हैं जो अपने संविधान के अंदर नैतिक नियमों के सिद्धांत को भी क्या है? पालन करते हैं। और यदि हमारे भारत के संविधान में देखें तो ये नैतिक नियम किस में मिलेंगे? मूल कर्तव्य में। ठीक है बच्चों। मूल कर्तव्य कितने हैं? 11, जिसके अंदर जो 11वां था वो तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या देना? शिक्षा प्रदान करना। किसके द्वारा? अपने अभिभावकों के द्वारा। इसी प्रकार बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना, सामाजिक बुराइयों का विरोध करना, राष्ट्रीय तिरंगे झंडे का सम्मान करना। आप ये जो बातें हैं अपनी राजनीतिक की बुक या कोई भी आप सामाजिक की बुक लोगे उसके पीछे देखोगे तो मूल कर्तव्य दिया होगा भाग 4 क के अंदर। ठीक है। जिसमें नैतिक नियम के अनुसार नैतिक व्यवस्था की और नैतिक आचरण की बातों का वर्णन करते हैं। अब है सरकारों के अलग अलग स्वरूप, विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं दिखाई देगी। काफ़ी कुछ
साझा भी होता है कि संविधान के मूलभूत अधिकारों की रक्षा करती है, तो ऐसी सरकार संभवतः बनाते हैं तो किसी न किसी रूप में कौन सी सरकार होती है, ये लोकतांत्रिक सरकार ठीक है होती है। लेकिन राष्ट्रीय पहचान की अवधारणा अलग अलग संविधानों में अलग अलग ढंग से होती है। ज़्यादातर राष्ट्रीय विभिन्न जो जटिल परंपराएं होती है उस जटिल परंपराओं के अकॉर्डिंग ठीक है सम्मिलित होती है। वे उस राष्ट्रीय में रहने वाले विभिन्न समूहों में भी क्या करते हैं, कार्य करते हैं और तरीकों से आपस में ठीक है मिला लेते हैं। जैसे कि देखो, बहुत अच्छी बात की है कि जो जर्मनी का सिद्धांत है ठीक है, जर्मनी के निर्माण में वहाँ का निर्माण कैसे हुआ है, अपने जैसे ये मान के चलो कि जो 12 या 29 राज्य हैं, 29 राज्यों का निर्माण कैसे हुआ। कोई तो कहता है कि भाषा के आधार पर हुआ है, कोई किसी के आधार पर हुआ है, कोई क्षेत्र के आधार पर हुआ है ना। तो इसी प्रकार जो जर्मन देश है, जर्मन देश के अंदर वहाँ की जो पहचान है वो जर्मन नस्ल के जो आधार पर जो लोग हैं ठीक है उसके आधार पर हुए। वहीं दूसरी ओर जो भारतीय जाति है, भारतीय संविधान में जातिता का नस्ल नागरिकों के आधार के रूप में मान्यता नहीं है। हमारे देश में क्या है, भिन्न भिन्न प्रकार की केंद्रीय सरकार भिन्न भिन्न क्षेत्रों के बीच में संबंधों को लेकर भिन्न भिन्न अवधारणाएं हैं ठीक है बच्चों। तो ये उस संबंध में देश की राष्ट्रीयता की पहचान बनाता है। अब ये मैं थोड़ा सा देखो चित्र दिखा रही हूँ। इस चित्र के अंदर वो क्या दिखा रहा है कि एक है बगदाद है, एक शिया है, एक सुन्नी है और एक कुर्द है। ये सब आपस में क्या ले रखे हैं, संविधान लिखने की कोशिश कर रहे हैं। संविधान लिखने की क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो वो कहता है, एक व्यक्ति कह रहा है कि मेरे पास क्या है, कागज़ है, कागज़ है, क्या है, कागज़ है। तो दूसरा कहता है अरे भाई तेरे पास कागज़ है, तो क्या कहता है, सुन्नी क्या कह रहा है कि मेरे पास क्या है, कलम है। भाई वो कहता है कि तुम्हारे पास कागज़ है, मेरे पास कलम है। तीसरा व्यक्ति क्या कह रहा है कि मेरे पास क्या है, स्याही है। क्या है, स्याही। बिना कागज़ के, कलम की और स्याही की सहायता से हम क्या है, संविधान लिख नहीं सकते। कहने का भाव ये है कि जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो मिलकर करते हैं, तो वो मिलकर किया हुआ कार्य क्या होता है, सुदृढ़ होता है। अब वे सब हाथ मिलाने के लिए तैयार हो गए और अब हम जल्दी से क्या बना रहे हैं, संविधान बनाने लगे। समझ आए बच्चों कि कहने का भाव यही है कि जब तक हम एक नहीं होंगे तब तक हमारे संविधान का कोई भी महत्व नहीं है। इसी प्रकार भारतीय संविधान के अंदर बहुत सारे प्रावधान दिए गए हैं, बहुत सारे कार्य किए गए हैं और बहुत सारे पहचान, जैसे मूल कर्तव्य है, नीति निर्देशक तत्व है, कर्तव्य के बाद के अंदर हमारे मूल अधिकार। तो इस प्रकार बहुत सारी बातों का प्रावधान है हमारे। अब अपने नेक्स्ट जो वीडियो है इसके अंदर पढ़ेंगे कि संविधान की सत्ता। ठीक है बच्चों, कि संविधान की सत्ता है वो किस प्रकार उपयोगी है, किस प्रकार कार्य कर सकती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, संविधान की सत्ता के बारे में पढ़ेंगे कि सत्ता है वो किस प्रकार से पहुंचाई जा सकती है, किस प्रकार से कार्य करती है और कहां से कहां तक हम इसको चीज़ को है समझ सकते हैं। ये टॉपिक यहीं से अपना क्या है फिर ख़त्म हो जाएगा और आगे क्या है, नेक्स्ट अपने क्या है प्रश्न उत्तर आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, जय हिंद, जय भारत।